आज का हमारा टॉपिक है लाइट रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन? द सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज स्ट्राइकिंग आफ्टर एनी सरफेस इज कॉल्ड लाइट। कि किसी भी लाइट रेज का किसी भी सरफेस से स्ट्राइक होकर वापस लौटना रिफ्लेक्शन कहलाता है। क्लियर? कोई भी लाइट रेज किसी सरफेस पर जाती है और वहां टकरा के वापस आती है तो वो हम उसको लाइट का रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब जो भी शाइनिंग सरफेस होती है हमारी, शाइनिंग समझ लो चमकदार सरफेस, उनसे रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है और जो हमारी डल सरफेस होती है उनसे रिफ्लेक्शन कम होता है। नहीं, रिफ्लेक्शन दोनों ही कंडीशन में होता है। कोई भी सरफेस हो, चाहे शाइनिंग सरफेस हो चाहे डल सरफेस हो, रिफ्लेक्शन हमारा हर सरफेस से होता है। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है? लाइट का किसी भी सरफेस से टकरा के वापस आना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। अब देखिए रिफ्लेक्शन की वजह से ही हम चीजों को, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। जैसे मैं कोई चीज देख पा रहा हूं, जैसे मेरे सामने टेबल है या चेयर है, जो भी है, उसको मैं कैसे देख पा रहा हूं? या कोई आदमी खड़ा हुआ है, इंसान खड़ा हुआ है, तो होता क्या है कि लाइट रेज जो है वो उस ऑब्जेक्ट से टकराती हैं और टकरा के मेरी आंखों में वापस आती हैं, यानी रिफ्लेक्ट होके वापस आती हैं, तभी मैं उस ऑब्जेक्ट को देख पाता हूं। तो हम लोग जो देख पाते हैं वो ड्यू टू द रिफ्लेक्शन के कारण ही है, कि जिसकी वजह से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। इसीलिए हमारे देख पाने के लिए ऑब्जेक्ट को लाइट में होना बहुत जरूरी है, यानी ऑब्जेक्ट पर लाइट स्ट्राइक करना बहुत जरूरी है। हमारी आंखों पे लाइट पड़े ना पड़े इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं उस पर लाइट का स्ट्राइक होना और उससे रिफ्लेक्ट होना, ये होना बहुत जरूरी है। जैसे हम किसी बंद कमरे में होते हैं, बिल्कुल अंधेरा है, लेकिन फिर भी हम बाहर की चीजों को देख पाते हैं खिड़की के थ्रू। क्यों? क्योंकि उस ऑब्जेक्ट से लाइट, वो ऑब्जेक्ट लाइट में है, उससे टकरा के लाइट रेज हमारी आंखों में आ रही है, इससे हम उसको देख पा रहे हैं। हम बेशक चाहे भले ही कितने भी अंधेरे कमरे में क्यों ना हो, लेकिन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अंधेरे में है, ठीक है, और हम बेशक कितनी भी लाइट में क्यों ना हो, तो हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। जैसे अंधेरे कमरे में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हम रोशनी में है, लाइट में है, तो हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि लाइट रेज उस ऑब्जेक्ट से टकरा के हमारी आंखों में नहीं आ रही है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करती है और उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में वापस आती है, तभी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। क्लियर? तो रिफ्लेक्शन क्या है, कैसे होता है, ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन बाय ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, देखिए प्लेन मिरर सभी लोग जानते होंगे। प्लेन मिरर क्या होता है? जिसमें हम डेली अपना चेहरा देखते हैं। सुबह जो हम अपना डेली एक्टिविटीज में जिस मिरर में हम देखते हैं उसको प्लेन मिरर बोलते हैं। मतलब वो एक प्लेन सरफेस होती है। और प्लेन मिरर में क्या होता है, ये हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये मान लीजिए कोई प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर होता क्या है, कैसे बनाया जाता है? प्लेन मिरर कुछ नहीं, एक ग्लास का ट्रांसपेरेंट टुकड़ा होता है, बिल्कुल प्लेन। उस पर हम एक साइड पॉलिश कर देते हैं। ये मैं आपको डेड डेस्क करके दिखा रहा हूं, ये पॉलिश की गई है। उस पर एक साइड हम पॉलिश कर देते हैं। जब हम इस पर एक साइड पॉलिश कर देते हैं तो जो दूसरी साइड है वो उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाती है, यानी चमकदार सतह बन जाती है दूसरी सरफेस। तो कहने मतलब प्लेन मिरर की एक साइड पॉलिश होती है और पॉलिश की वजह से उसकी दूसरी साइड जो होती है, ये वाली साइड, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी कि इस साइड से रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है? अब प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे होता है? मान लीजिए कोई लाइट रे है, ठीक है, ये प्लेन मिरर पे आकर स्ट्राइक कर रही है, लाइट रे है। जो लाइट रे मिरर पे आकर स्ट्राइक करती है उसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। कि क्या है? इंसिडेंट रे। ये आपने
पिछली लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। और आफ्टर स्ट्राइकिंग ये रिफ्लेक्ट होके जाती है, इसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर? इसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ठीक है, अब ये होगा इंसिडेंट रे और एक वो रिफ्लेक्टेड रे। तीसरी एक और इमेजिनरी लाइन होती है। इमेजिनरी मतलब हमारे इमेजिन की है, होती नहीं है, इमेजिन की है। और वो क्या होती है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर। इसको मैं डेड डैश करके दिखा रहा हूं। ये परपेंडिकुलर होती है, जैसे मान लीजिए व्हाइट बॉडी हमारा मिरर है, प्लेन मिरर, तो इससे ऐसे करके बनाती हुई ये बिल्कुल सीधी ऐसे जा रही है सामने की दीवार की तरफ, ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। इस तरीके से जो इमेजिनरी लाइन होती है उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। ठीक है, तो इस तरीके से प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, दूसरी चीज, हमारी जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको एंगल आई बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है ये, इसको हम एंगल आर बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? तो ये हमारी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, और नॉर्मल। ठीक है, ये जो है ये नॉर्मल तुम्हारी इमेजिनरी लाइन हो गई, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारा है रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। नेक्स्ट है आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ही पढ़े होंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये मेन दो लॉ होते हैं। पहला होता है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पर होते हैं। पहला लॉ। दूसरा लॉ होता है एंगल ऑफ आई इज ऑलवेज एंगल ऑफ आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। दूसरा नंबर होता है एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। क्लियर? अब इसीलिए आपने देखा होगा कि आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इसके रिफ्लेक्शन के लॉ को पता करने के लिए, कि आप कमरे के, जैसे मान लीजिए आपकी सामने की दीवार में प्लेन मिरर लगा हुआ है, आप कमरे के एक कॉर्नर से, रूम के एक कॉर्नर से उस पर टॉर्च से लाइट डालिए मिरर पर, तो वो रिफ्लेक्ट होके जिस कॉर्नर में आप खड़े होंगे उस कॉर्नर पर न जाके वो जो दूसरा कॉर्नर होगा अपोजिट साइड का, वहां लाइट रेज टॉर्च की जाएंगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो इंसिडेंट रे है बीच में हो गया नॉर्मल, उससे जो इंसिडेंट रे एंगल बना रही है उतना ही सेम एंगल रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी, यानी उसकी लाइट उस कॉर्नर में जाएगी। बीच में मान लीजिए नॉर्मल है, एक कॉर्नर पे इंसिडेंट रे आ रही है और एक पे रिफ्लेक्टेड रे जाएगी। और जैसे जैसे आप कमरे में कॉर्नर से मिडिल की ओर बढ़ते आएंगे तो आप देखेंगे टॉर्च की लाइट भी मिडिल की ओर बढ़ती जाएगी। और जैसे ही आप बिल्कुल नॉर्मल की पोजीशन में आ जाएंगे, बिल्कुल सीधे, आपकी मिरर आपके जस्ट सामने है, यानी आप कहां गए? नॉर्मल की पोजीशन में, और आप फिर टॉर्च से उसको लाइट डालेंगे तो लाइट लौट के ठीक आपके ऊपर ही स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करके ठीक आपके ऊपर ही आएगी। इसका मतलब क्या है कि एंगल ऑफ आई 0 हो गया तो एंगल ऑफ आर भी 0 होगा, इसीलिए वो आफ्टर स्ट्राइकिंग आपके पास लाइट रे लौट के आएगी। क्लियर? तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब हम इसमें कुछ टर्म्स पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। सबसे पहले के ऑब्जेक्ट और इमेजेस। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज, ठीक है, इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। यानी एनीथिंग, वो जो कुछ जो लाइट रे को गिव्स आउट यानी कि देता है, वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। दूसरी तरह इमेज, इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इमेज क्या है
कि एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है, ये कब बनती है? जब लाइट रेज ऑब्जेक्ट से टपका के यानी रिफ्लेक्ट होके आती हैं और फिर जो अपीयर होती हैं वो उसकी इमेज कहलाती है। जैसे हम प्लेन मिरर में अपने आप को देखते हैं, तो हम जो प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं हम उसके ऑब्जेक्ट हैं, और मिरर में जो हमारी इमेज बन रही है जिसको हम देखते हैं वो हमारी इमेज है, यानी जिसको हम देख पाते हैं वो हमारी इमेज है। क्लियर? अब ये इमेज दो तरह की होती है, एक रियल इमेज और दूसरी वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दो टाइप की होती है। रियल इमेज वो होती है, द रियल इमेज विच कैन ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। यानी वो इमेज जिसको हम स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं वो हमारी रियल इमेज कहलाती है। स्क्रीन पर प्राप्त करने का मतलब क्या है? जैसे आप सिनेमा हॉल में देखते हैं, सामने पर्दा होता है, उस पर आपकी इमेज बनती है, आप पूरी मूवी देखते हैं। या आपके घर में प्रोजेक्टर लगा हुआ है, प्रोजेक्टर से लाइट निकल रही है और आपकी स्क्रीन पर एक इमेज बना रही है और आप उसको देख पा रहे हैं, दैट इज रियल इमेज। यानी कि जिस इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेंड कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, वो रियल इमेज होती है। और दूसरी तरफ वर्चुअल इमेज होती है, द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। जिसको हम स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते, वर्चुअल इमेज। जैसे आप प्लेन मिरर में अपना चेहरा देखते हैं, क्या आप अपनी इमेज को किसी स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं? नहीं। वो आपको ऐसा लगेगा कि मिरर के अंदर मेरा चेहरा है, यानी जो मिरर है उसके पीछे मेरा चेहरा, ऐसा लगता है। दैट इज वर्चुअल इमेज। यानी जिसको हम स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा लगता है कि वो मिरर के अंदर इमेज बन रही है। ऐसी टाइप की इमेज जो होती है वो वर्चुअल इमेज होती है। तो ये आपने थोड़ा सा ये टॉपिक पढ़ा कि प्लेन मिरर के द्वारा रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, और इमेज और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, और जो इमेज है वो कितने टाइप की होती है। आप देखिए इसमें एक टर्म और आता है, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या है कि द राइट साइड ऑफ आवर बॉडी आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ द लेफ्ट साइड, यानी कि राइट साइड के ऑब्जेक्ट हमें लेफ्ट साइड में प्रतीत होते हैं, उसको हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। यानी लेफ्ट का मिरर में राइट में दिखे और राइट का लेफ्ट में दिखे, ऐसा उल्टा दिखे, उस फिनोमेना को हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। जैसे आप किसी मिरर के सामने खड़े होकर अगर आप बायां हाथ ऊपर करेंगे तो मिरर में ऐसा लगेगा जैसे हम दायां हाथ ऊपर कर रहे हैं। ऐसे ही मिरर के सामने कोई चीज आप आगे ले जाएंगे तो लगेगा उसमें पीछे ले जा रहा है, पीछे ले जाएंगे तो लगता है आगे ले जाएंगे। ये कहलाता है लेटरल इन्वर्जन। इसीलिए मिरर में क्या होता है, जो लेटर्स होते हैं वो हमेशा उल्टे टाइप के दिखते हैं। जैसे अगर आप मिरर में मान लीजिए रेड लिखा हुआ है, रेड, RED, रेड, ये सामने मिरर है, तो इसमें जो दिखेगा मिरर में वो किस तरीके से दिखेगा? D इस तरीके का दिखेगा, ठीक है, E इस तरीके का दिखेगा और R इस तरीके का दिखेगा। तो मिरर में रेड जो है इस टाइप से दिखेगा आपको, इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। इसीलिए इसी फिनोमेना पर आपने देखा होगा जो एम्बुलेंस की गाड़ियां होती हैं उनमें आगे बोनट पे एम्बुलेंस लिखा रहता है, बड़ा बड़ा एम्बुलेंस लिखा रहता है, वो उल्टे लेटर्स में लिखा रहता है। उसका कारण क्या है, क्यों लिखा रहता है उल्टे लेटर्स में? कि जब एम्बुलेंस मान लीजिए आ रही है और उसके सामने कोई और दूसरा व्हीकल जा रहा है, वो ट्रक है या बस है जो भी है, तो जब वो आगे वाली गाड़ी का ड्राइवर अपने वो रियर व्यू मिरर जो होता है जिससे पीछे दिखाई पड़ता है, जब वो पीछे वाली गाड़ियां दिखती है, जब वो उस मिरर में देखेगा तो उसको जो एम्बुलेंस जो पीछे आ रही है उसका एम्बुलेंस सीधा दिखाई पड़ेगा, क्योंकि उसको उल्टा लिखा हुआ है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू ऐसे लिखा हुआ है। तो अगर लेफ्ट टू राइट लिखा हुआ है तो वहां वो आगे वाली गाड़ी का जो ड्राइवर है उसको वो सीधा दिखाई पड़ेगा एम्बुलेंस। इसीलिए क्या होता है कि एम्बुलेंस जो है वो उस पर जो लेटर्स होते हैं वो उल्टे होते हैं, लेफ्ट टू राइट होते हैं। देखिए उल्टे का मतलब ये नहीं है अपवर्ड का डाउनवर्ड, डाउनवर्ड का अपवर्ड, ये लेटरल इन्वर्जन नहीं है कि अगर किसी मिरर में आप देख रहे हैं तो कोई चीज मान लीजिए सिर ऊपर है तो वो सिर नीचे दिखाई पड़े, पैर नीचे होते हैं पैर ऊपर दिखाई पड़े, ये लेटरल इन्वर्जन नहीं है। ये क्या कहते हैं वो बताऊंगा कौन सी इमेज होती है, ठीक है, बाद में बताऊंगा। तो ये लेटरल इन्वर्जन नहीं है। अब नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स। Reflection of light by spherical mirrors.
देखिए इसमें जो स्फेरिकल मिरर्स में रिफ्लेक्शन होता है, उससे पहले हम ये स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं इसके बारे में बताएंगे और इनका नाम स्फेरिकल मिरर्स क्यों पड़ा। देखिए स्फेरिकल मिरर्स आर द मिरर, वो मिरर होते हैं स्फेरिकल मिरर्स जो कि किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट होते हैं। स्फेरिकल मतलब स्फीयर, स्फीयर से मिलकर बने हैं। यानी स्फेरिकल जो मिरर्स होते हैं वो किसी की ना किसी स्फीयर का पार्ट होते हैं, यानी स्फीयर से मिलकर बने होते हैं। स्फीयर तो आप जानते ही होंगे, एक जैसे आपकी फुटबॉल होती है या कोई जो बॉल होती है जो हॉलो होती है अंदर से, उसको स्फीयर बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमने एक कोई ग्लास का, कांच का ट्रांसपेरेंट स्फीयर ले लिया। ये ग्लास का ट्रांसपेरेंट स्फीयर है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको यहां से काट दिया। ठीक है, किसी की मदद से इसको काट दिया यहां पे। तो अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर बचेगी काटने के बाद, वो क्या बचेगी, वो इस तरीके से बचेगी। यानी कि एक बाउल जैसी स्ट्रक्चर बनेगी, बचेगी हमारे पास, प्याली जैसी। जैसे प्याली होती है उसी तरीके से गोल प्याली होती है, बाउल, उसकी जैसी स्ट्रक्चर बचेगी। अब हमने क्या किया, हमने मिरर बनाने के लिए पॉलिश करेंगे एक साइड पे, क्योंकि ग्लास का एक ट्रांसपेरेंट टुकड़ा है। अब हमने मान लीजिए इसकी जो ये सरफेस है, जो उभरी हुई सरफेस है, इस साइड पॉलिश कर दी। यानी कि इसकी जो बल्जिंग आउट सरफेस है, बल्जिंग आउट मतलब उभरी हुई, जो उभरी हुई सरफेस है उस पर इसकी हमने पॉलिश कर दी। तो जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कौन सी हो जाएगी, ये पीछे वाली, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगी। यानी जो धसी हुई सरफेस है जिसको बल्जिंग इन सरफेस बोलते हैं, ये शाइनिंग सरफेस बन जाएगी। तो ये एक स्फेरिकल मिरर बन गया। और इस टाइप का मिरर क्या कहलाता है, कॉनकेव मिरर कहलाता है। कॉनकेव मिरर, यानी कॉनकेव मिरर वो होता है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्जिंग इन सरफेस होती है, यानी कि जो अंदर दबी हुई सरफेस होती है वो सरफेस होती है। क्लियर। ऐसे ही मान लीजिए हमने कोई दूसरा स्फीयर लिया, ठीक है, और इसको यहां से काट दिया ग्लास को। ठीक है, तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, इस तरह की सरफेस बचेगी। ठीक है, इस तरह की बाउल जैसी स्ट्रक्चर बनेगी। अब हमने पॉलिश कहां कर दी, इसकी बल्जिंग इन सरफेस पर, यानी जो धसी हुई सरफेस है उस पर हमने पॉलिश कर दी। तो अब जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगी वो कौन सी होगी, ये बल्जिंग आउट वाली सरफेस होगी, इधर वाली, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्लियर। ये टाइप कौन से टाइप का मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। यानी कॉन्वेक्स मिरर वो होता है जिसकी शाइनिंग सरफेस बल्जिंग आउट सरफेस होती है, दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर। तो जिसकी बल्जिंग सरफेस, बल्जिंग इन होती है, सॉरी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो कॉनकेव मिरर। और जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्जिंग आउट सरफेस होती है वो कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के बारे में कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। ठीक है, वो टर्म्स क्या हैं और कैसे क्या बोलते हैं उनको, देखिए ये ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो है बहुत काम आते हैं। सबसे पहले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल और प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बाद कॉन्वेक्स के बारे में बताएंगे आपको। ठीक है, हम एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है। ठीक, जो कॉनकेव मिरर है ये, इस मिरर का जो मिडिल पॉइंट है ये, इसको पी बोलते हैं और इसको पोल कहते हैं। ठीक है, तो द मिड पॉइंट ऑफ ए मिरर, या स्फेरिकल मिरर, इज कॉल्ड पोल। ठीक है, अब ये जो मिरर है ये किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट होगा, मैंने बताया था। तो इसका पूरा स्फीयर हम डॉट 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 करके ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक स्फीयर का पार्ट है।
ठीक है, मान लीजिए इस स्फीयर से कट के ये बना था, ठीक है, तो हर स्फीयर का अपना एक सेंटर पॉइंट होता है। तो ये आप कागज पे भी अगर आप सर्किल ड्रॉ करते हो तो कंपास में एक रेडियस लेते हो फिर सर्किल को ड्रॉ करते हो, तो उसका भी कोई ना कोई सेंटर पॉइंट होता है। तो ऐसे ही इस स्फीयर का कोई ना कोई सेंटर पॉइंट होगा, उसको हम सी बोल देंगे। क्या बोल देंगे? सी। ठीक है, ये सी ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। इसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सी और जो पोल है इसको मिलाती हुई स्ट्रेट लाइन, ये क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, क्लियर? अब हम इसको मिटा देते हैं, जो आगे बढ़ाया था हमने डिस्कस करके। इस तरीके से फिगर बना। ठीक है, मतलब जो मिरर है उसका मिड पॉइंट P, इसको पोल बोलते हैं। ये जो कंप्लीट जो स्फीयर था उसका सेंटर पॉइंट C, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली सीधी एक स्ट्रेट लाइन, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज जो C है ये और P है, इसके बीच तक की डिस्टेंस, ये C और P के ये डिस्टेंस, यानी कि यहां से लेके और यहां तक की डिस्टेंस, इसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। क्लियर? यानी C और P सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो पोल है वहां तक की डिस्टेंस है, उसको हम कैपिटल R रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। क्लियर? इसी तरीके से हम, ये तो कॉन्वेक्स मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर के भी बारे में देख सकते हैं। ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है। ठीक है, इसका मिड पॉइंट P पोल यहां हो गया। ठीक है, इसको स्फीयर को पूरा करें अगर हम, तो मान लीजिए ये इस स्फीयर का पार्ट है, सपोज करो। इसका सेंटर जो होगा वो C, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को सीधी मिलाती हुई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और P और C के बीच की डिस्टेंस R, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हो गया फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये टर्म हो गए। ठीक है, इतना बात समझा? अब एक बात ध्यान रखिएगा आप कि जो कॉनकेव होता है उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा साइनिंग सरफेस के सामने होता है, यानी साइनिंग सरफेस की साइड में होता है। ठीक है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो साइनिंग सरफेस के सामने न होकर जिधर पॉलिश हो रही है उस साइड होता है, यानी साइनिंग सरफेस के पीछे होता है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इतना थोड़ा सा आप बात ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आज के टॉपिक में, ठीक है, ये आपने पढ़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर और पोल। एक पॉइंट और आता है एपर्चर ऑफ द मिरर। एपर्चर ऑफ द मिरर क्या होता है कि टोटल रिफ्लेक्टिंग एरिया ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एपर्चर ऑफ द मिरर। कि टोटल साइनिंग सरफेस एरिया किसी भी मिरर का, स्फेरिकल मिरर का, वो उसका एपर्चर कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैं ऐसे ऐसे करके बनाता हूं, ये कौन सा मिरर है? मान लीजिए ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कौन सा हो गया? कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो इसका ये टोटल जितना रिफ्लेक्टिंग एरिया है, जिसे बाउल होती है, तो बाउल में जिस साइड आप कोई चीज रखते हैं तो टोटल जो एरिया है सर्फ, जो आपका रिफ्लेक्टिंग एरिया, वो उसका एपर्चर कहलाता है। ठीक है, क्लियर? बात समझ में आ गई? तो आज हमने जो पढ़ा, इससे नेक्स्ट हम अगले टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट अपने क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी जो है इतना आप पढ़िए, रिवाइज करिए। ठीक है, ओके।